Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today it is our uh, lecture number 5 related to logics and critical thinking. Friends, today we will discuss our topic rhetorical questions and anthemums. Rhetorical questions क्या होते हैं और anthemum क्या होता है, और जिन स्टूडेंट्स ने ये इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो इनको भी देख सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट माय टॉपिक. रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि कौन सी सेंटेंस या स्टेटमेंट की फॉर्म को हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोजिशंस हो सकती हैं. तो लेट मी डिस्कस के रिटोरिकल क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कमांड दी गई हो, राइट. या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल के टीचर है, स्टूडेंट को कमांड कर रहा है कि आप ऐसा करो, या फिर जो है पेरेंट्स जो हैं अपने चिल्ड्रंस को जो है कमांड करते हैं कि जाओ ये काम करो या फिर शोर मत मचाओ, या फिर एक जज जो है अपने क्लाइंट को जो है अपने जो है वकील को कमांड करता है. तो इस तरह से जो हाई अथॉरिटी पीपल्स होते हैं वो अपने लोअर अथॉरिटी पीपल्स को जो है कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं. तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रपोजिशंस नहीं कहलाती. सिमिलरली एक्सक्लेमेशंस मींस के एक्सप्रेशंस, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कोई एक्सप्रेशंस दिए हुए हों, ठीक हो गया, जैसा कि एंग्री होना, इमोशंस और मूड्स की बात की गई हो, तो वो सारे एक्सक्लेमेशन में आ जाते हैं. ठीक है, कोई हैप्पीनेस हो गया, एंग्री हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सक्लेमेशन में होती हैं. और ऐसी स्टेटमेंट जो एक्सक्लेमेशन को इंडिकेट करती है तो वो भी प्रोपोजिशन नहीं कहलाती. दीज आर नॉट प्रोपोजिशन. और एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसमें क्वेश्चन मीन्स के कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो और वो कोई सवालिया स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन पूछ रही हो ऐसी स्टेटमेंट, तो वो भी प्रोपोजिशन नहीं कहलाती. तो लेट मी डिस्कस के सिर्फ जो एक फॉर्म होती है क्वेश्चन की जो कि हम प्रोपोजिशन में इंक्लूड करते हैं. एक वो फॉर्म ऐसी होती है जो कि हम प्रोपोजिशन में क्या करते हैं, उसको हम प्रोपोजिशंस में इंक्लूड करते हैं. बाकी जितने भी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होती हैं उनको हम प्रोपोजिशन में इंक्लूड नहीं करते, और उसको हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस. अब ये रिटोरिकल क्वेश्चंस कैन बी प्रोपोजिशंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस होता क्या है, लेट मी डिस्कस इट. एंड अटरेंस कहते हैं एक्सप्रेशंस को, यूज्ड टू मेक एन स्टेटमेंट बट विच बिकॉज. अब एक ऐसी एक्सप्रेशन या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट विच बिकॉज. ठीक हो गया. टू मेक द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए. और इट इज़ एन इंट्रोगेटिव फॉर्म as therefore it does not literally assert upon anything or neither be true or false. It means कि ये वो स्टेटमेंट है जो कि ना तो ट्रू हो सकती है ना फॉल्स हो सकती है. ठीक हो गया. और ये एक इंट्रोगेटिव फॉर्म है, मीन्स के क्वेश्चन सवालिया किस्म की होती है. देयरफॉर इट डज नॉट लिटरली असर्ट और अफर्म एनीथिंग. इट मीन्स के इसमें कोई भी चीज़ क्लियर बताई नहीं जाती. रिजल्ट्स आर नॉट क्लियर. ऐसी स्टेटमेंट जिसमें रिजल्ट्स क्लियरली पता नहीं होते, हमें अपना माइंड यूज़ करके उसको खुद से अंडरस्टैंड करना होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. ठीक हो गया. तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको खुद ही रेटोरिकल क्वेश्चंस का बेटरली आइडिया हो जाएगा. जी हाँ, तो फ्रेंड्स अब देखो कि एग्जांपल है वुमेन्स दैट सर्व एज गवर्नेंस, लायर, लेजिस्लेटर. के वुमेन्स जो हैं वो सर्व कर सकती हैं गवर्नेंस मींस के गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एज अ लायर भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेजिस्लेटर के तौर पे भी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, या एज अ जॉब वो कर सकती हैं. ये they must be honored because they deserve that more than men.
कि वुमेंस को भी जो है लॉयर, गवर्नेंस, लेजिस्लेशन की जॉब्स में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर वो डिज़र्व करती हैं मेन एज़ कम्पेयर टू मेन। आदमियों की बस निस्बत औरतें जो है ज़्यादा डिज़र्व करती हैं कि वो लॉयर बन सकें, लेजिस्लेटर बन सकें, या फिर गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये क्या थी, ये पूरी की पूरी एक है स्टेटमेंट, राइट। तो इसका हमें निकालना है खुलासा कि ये स्टेटमेंट दरअसल किस चीज़ के बारे में बता रही है। तो ये लास्ट में हमने जो है क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है और हमने खुद से इसको आंसर करना है कि ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और एक ही लाइन में हमने इसको खुलासा बताना है कि वो दरअसल टॉपिक क्या है जिसके ऊपर बात हो रही है। तो टॉपिक हमने खुद से सजेस्ट करना है जो कि इससे बहुत ही क्लोजली मैच करता हो। मैंने इस पे लिखा है जी, ये टॉपिक की बात हो रही है वुमेन डिज़र्व ऑनर। अब देखो, उनको वुमेन्स को ज़्यादा ऑनरशिप देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन। ऑनर्ड वर्ड यूज़ हुआ है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, या फिर इक्वलिटी ऑफ द मैन एंड वुमेन की बात की गई है। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने इसके 3 टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं अपने से। ये हमने सजेस्ट करने हैं। स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपने उसको रीड करना है, रिटोरिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और अपने से उसका टॉपिक सजेस्ट करना है। आई होप सो कि रिटोरिकल क्वेश्चन आपको कि उसके बारे में कंप्लीट क्लियरेंस हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी अनस्टेटेड प्रोपोजिशन। अनस्टेटेड प्रोपोजिशंस, तो इन्हें हम कहते हैं एंथीमेम्स। लॉजिक्स की ज़बान में इनको कहते हैं हम एंथीमम्स। मतलब अनस्टेटेड से ज़ाहिर है कि एक ऐसी प्रोपोजिशन या एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि क्लियरली स्टेट नहीं की गई, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं की गई, क्लियरली बताई नहीं गई, उसमें कन्फ्यूजन मौजूद है और कन्फ्यूजन को हमने खुद से दूर करना है। उसमें जो बात की गई है एक स्टेटमेंट में, वो इनकम्प्लीट बात की गई है, हमने खुद से उसको कंप्लीट बनाना है। तो इसको हम रीड करते हैं। फ्यू आर्ग्यूमेंट्स आर समटाइम्स ऑफश्योर। ऑफश्योर मतलब कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऑफश्योर होते हैं, कंफर्म नहीं होते, 100% श्योर नहीं होते हमें। बिकॉज वन और मोर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा उनके जो रिजल्ट्स हैं, राइट, consequent propositions are not related but is to be understood, राइट, कि उस स्टेटमेंट में जितनी भी हमें प्रोपोजिशंस बताई गई होंगी वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती, बल्कि हमें खुद से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड प्रोपोजिशंस नहीं होती, हमें खुद से उसको अंडरस्टैंड करना होता है। सच एज द आर्ग्यूमेंट्स आर सॉलिड सेड टू बी एंथीमम। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एंथीमम, के उसमें इनकम्प्लीट बात होगी। एंथीमम इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट इज़ स्टेटेड इनकम्प्लीटली। ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं होता, जिसमें 100% हमें श्योरिटी नहीं होती। द अनस्टेटेड पार्ट ऑफ इट हैज़ बिन टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इसका जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसको हमें जो है फॉर ग्रांट लेना होता है और उसको खुद से समझना पड़ता है या फिर सपोज करना होता है। अब इसके एग्जाम्पल को करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। वी कैन नॉट ट्रस्ट असलम बिकॉज ही लाइज लास्ट वीक, कि हम असलम पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उसने लास्ट वीक झूठ बोला था। अब हमें कंफर्म नहीं है कि उसने लास्ट वीक कब झूठ बोला था, और उस पे ऐसा भी है कि क्या पता पहले उसने झूठ बोला हो और अब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया हो। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है कि अब उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ एक और एग्जांपल है जी कि ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। जितनी भी इंसेक्ट्स हैं उसकी 6 लेग्स होती हैं। ये एक प्रोपोजिशन है। देयरफॉर, अब ये देयरफॉर एक रिजल्ट इस प्रोपोजिशन का निकाला गया है। देयरफॉर ऑल वेब्स, वेब्स कहते हैं उसको जो मक्खियाँ होती हैं ना काटने वाली, शहद की मक्खियाँ, उनको। तो ऑल वेब्स हैव द 6 लेग्स। ठीक हो गया कि जितनी भी मक्खियाँ हैं वो भी तो इंसेक्ट से होती हैं,
तो उनकी भी 6 लेग्स हैं। तो उसने क्या पहली प्रोपोजिशन में कहा कि जितने इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 टांगें होती हैं। वेप्स भी एक इंसेक्ट्स है, तो देयरफॉर वेप्स आल्सो हैव द 6 लेग्स, राइट। तो इसने यहाँ पे क्या कहा कि देयरफॉर वेप्स हैव अ 6 लेग्स। अब वेप्स हैव अ 6 लेग्स, इसका मतलब ये कि वेप्स इंसेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता लगाना चाहिए कि वेप्स जो है वो इंसेक्ट है भी कि नहीं है, राइट। अगर तो वो इंसेक्ट है तो फिर हम ये श्योर कर सकते हैं, 100% श्योर हो सकते हैं कि उसके भी 6 टांगें होंगी, अदरवाइज उसकी 6 टांगें नहीं होंगी। तो हमें इसमें 100% श्योरिटी नज़र नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, एंथीमम होगा। और एंथीमम क्या होता है, अनस्टेटेड प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। तो आज की वीडियो जो है यहाँ तक ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद आगे लेके जाएंगे कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।